अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स। आज हमारे पास एक ऐसी यूनिक गाड़ी आई है जो वैसे देखने में यूनिक नहीं है, मगर ये एक टैंक में, जब इसका एक टैंक आप फुल कराएं तो 2200 किलोमीटर चलती है। ये जो है ओनर की एक इनोवेशन है जो इसके अंदर अप्लाई की गई है। तो हमारे साथ मौजूद हैं इरफान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है और क्या करते हैं? जी, बाय एजुकेशन मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, कोई अबाउट 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड। तो इरफान साहब का बेसिकली ये एक तरह से पैशन प्रोजेक्ट है जो इन्होंने अपने जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एक्सपीरियंस है उससे इस गाड़ी में इस तरह के चेंजेस किए हैं कि जिसकी वजह से इसकी जो ईवी रेंज और ईवी की कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज़ कर गई है। तो सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वाई अ होंडा फिट? मेरे पास थी सबसे पहले तो बात। ठीक है। दूसरा ये कि ये चूँकि हाइब्रिड असिस्ट है, इसलिए इसका मिनिमम इन्वेसिव सिस्टम है पेट्रोल के साथ। सही है। ये आई थॉट कि ये सबसे आसान होगा इस पे ये काम करना एक्वा या प्रियस की निस्बत। एक्वा या प्रियस में बैटरीज भी उस वक्त के मॉडल्स में आती थी निकल मेटल हाइड्राइड टाइप, जिन जो थोड़ी सी डिफरेंट केमिस्ट्री होती है। मेरा एक्सपीरियंस लिथियम आयन पे ज़्यादा था। सही है। तो ये इसमें मुझे वो सारी चीज़ें नज़र आ रही थी कि इस पे तजर्बा ठीक है। बेसिक चीज़ पे हम चलते हैं कि ये एक हाइब्रिड थी जिसको आपने प्लग इन हाइब्रिड में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब वो किस तरह से की है? जो हाइब्रिड गाड़ी होती है, ये इसमें एक हाइब्रिड बैटरी होती है जिसका साइज़ बहुत छोटा होता है। तो वो बहुत ही लिमिटेड रेंज के लिए वो उसको इंजन को, जबकि पावर रिक्वायरमेंट भी कम हो और बैटरी अभी फुल भी हो, तो वो उसको इलेक्ट्रिक मोड में चला सकती है। होंडा मैंने देखा था कि ये 3-4 किलोमीटर अगर आप इसको चलाएं ईवी मोड में तो वॉट एवर इज़ द कंडीशन वो वापस इंजन किक इन ज़रूर कर जाता था। तो हमने किया क्या है कि हमने एक एक्सटर्नल इसके अंदर बैटरी जो कि सोलर के अंदर बेतहाशा पाकिस्तान में यूज़ हो रही है और बड़ी कॉमनली अवेलेबल है, उसको इसके साथ इंटरफेस कर दिया है कि वो बैटरी इंटरनल बैटरी को टॉप अप रखती है, वो उसको डिस्चार्ज नहीं होने देती। तो इसका इंटरनल कंप्यूटर जो है, जब उसको नज़र आता है कि ये इसकी इंटरनल बैटरी में अभी चार्ज बाकी है, तो वो इसको एक्सटेंडेडली ईवी पे ही चलाता जाता है और वो एक्स्ट्रा पावर सारी बैटरी से लेता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसके और आते हैं। हाइब्रिड सिस्टम में इसकी जो फ्रॉम फैक्ट्री बैटरी है उसकी किलोवाट आवर्स क्या कैपेसिटी है? मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मगर मेरा ख्याल है 1.4 किलोवाट आ रहा है मेरा। ठीक है। और जो इसका पेट्रोल इंजन है वो कितने सीसी है? 1500 सीसी है। 1500 सीसी है। और जो अब आपने जो बैटरीज ऐड ऑन की हैं तो उसकी क्या बैटरी कैपेसिटी है? वो कैपेसिटी इस वक्त 10 किलोवाट आती है। 10 किलोवाट आवर। तो आप इसको कंबाइंड एक किलोवाट आवर्स आप इसको कह सकते हैं कि आउटपुट इसका 11.4 समथिंग जो है वो स्टोरेज है, वो किलोवाट आवर है, वो पावर में नहीं ट्रांसलेट होता। ओके। वो सिर्फ स्टोरेज है, इट्स एन एनर्जी जो ठीक है। तो वो एक पीछे एक तरह से आप समझ लें कि यूपीएस है। एग्जैक्टली। ठीक है। यूपीएस जो है जब वो इंजन कट करने के लिए कि आपने एक तरह से वापडा को कट करना है, तो उसको ये है कि जो इंटरनल बैटरीज हैं उसको वो टॉप अप ही रखेगी ताकि वो चलती रहे। तो इसके ईवी मोड पे आप टॉप स्पीड क्या मेंटेन कर सकते हैं? अच्छा, इसकी जो ईवी की स्पेक्स है ना, वो बिल्कुल चेंज नहीं होती इसको लगाने से। ना उसकी ईवी की पावर बढ़ती है, ना पावर कम होती है, ना ही कोई और परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क पड़ता है कि जी जल्दी ज़्यादा पावर आ गई है या जल्दी किक इन कर रहा है या देर से कर रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। फिट के अंदर ये है कि जब आप इसको अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले इसने इंजन को गर्म करना होता है एटलीस्ट 250 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। और वो बड़ी जल्दी हो जाता है आजकल के मौसम में, तो मेरा ख्याल है हार्डली 30 सेकेंड टू 1 मिनट वो। उसके बाद ये ईवी मोड इसका ऑन हो जाता है। अब उसके बाद आप इसको अगर स्लो पिकअप ले जाएं, जो कि मेरी एज चूँकि ऐसी है कि मुझे अब शौक नहीं रहा इतनी क्विक पिकअप करने का, तो नॉर्मल मेरी पिकअप में अगर मैं इसको ले जाऊं और इसको 65 किलोमीटर तक मैं उसी तरह ज़्यादा थ्रॉटल दिए बगैर ले जाऊं, तो ये ईवी मोड में ही रहती है। सही है। अनलेस 2-3 चीज़ें इसको ईवी से वापस इंजन पे ले जाती है। एक चीज़ ये है कि इसका इंटरनल टेम्परेचर, इंजन टेम्परेचर अगर 50 से गिर जाए। सही है। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी हाइब्रिड बैटरी एक ख़ास हद से ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाए। और तीसरी चीज़ ये है कि आप इसको पावर रिक्वायरमेंट की वजह से आपने थ्रॉटल बहुत ज़्यादा दे दी है। 65 किलोमीटर पर आवर की आप स्पीड कह रहे हैं, तो जनरली जो सिटी रनिंग है आपकी, जितनी भी जो सिटी यूज़ है, उसमें ये 100% ईवी पे ही रहेगी? उसमें ये ईवी पे ही रहती है। बल्कि मैं जिस तरह गाड़ी चलाता हूँ, मैं तो 50 पे नॉर्मली चलाता हूँ, वो भी खुली रोड्स पे। शहर के अंदर तो आपको पता है 40 के अराउंड ही चलती है। बिल्कुल ठीक है। जो सोलर की बैटरीज हैं वो अगर आप कंटिन्यूसली अगर आप चलाते रहें तो वो कितने किलोमीटर के बाद जो है डिप्लीट हो जाती है? देखिए, जो नई बैटरी होगी 10 किलोवाट आवर की, वो तकरीबन 75 से 80 किलोमीटर तो आराम से चल जाएगी। ठीक है।
जो आप इससे छोटी बैटरी भी लगा सकते हैं कॉस्ट बचाने के लिए, वो 35 से 40 किलोमीटर चल जाएगी। ठीक है। मेरी जो अभी बैटरी लगी हुई है वो काफ़ी पुरानी भी है और वो उसकी कैपेसिटी इस वक्त कोई 30, क्योंकि मैंने ट्रायल्स के लिए मैंने एक सस्ती सेकंड हैंड बैटरी खरीदी थी। ठीक है। तो उसमें अभी 35 to 40% कैपेसिटी सिर्फ रह गई हुई है, तो मेरी गाड़ी आराम से 40-45 किलोमीटर चल जाती है। ठीक है, तो आपका डेली का रन कितने है इसका? मेरा नॉर्मली डेली का रन 25 से 30 किलोमीटर है। तो आपका मतलब इसमें कवर हो जाता मेरा है? बड़े आराम से कवर हो जाता है। मुझे दिन में जो है ना वो मुझे मीटर पे कई दफ़ा तो 99.9 किलोमीटर पर आवर लिखा नजर आ रहा होता है। ठीक है, वो ज़ाहिर बात है, वो इंजन किकिंग नहीं कर रहा तो वो कंज्यूम ही नहीं कर रहे, तो वो होगा ही नहीं। तो इरफान साहब, अब इसकी एक और चीज़ की तरफ आते हैं कि आपने कहा कि ये प्लग इन है जी, जो ज़ाहिर बात है उसको जो पीछे जो यूपीएस है उसको चार्ज भी करना है, बिल्कुल। तो वो चार्ज किस तरह से होना है और वो किधर पोर्ट लगी हुई है? मैंने इसके सामने बोनेट के सामने एक पोर्ट लगाई हुई है। दिखा सकते हैं हम? जी, अच्छा, ये इसकी चार्जिंग पोर्ट है। सही है। तो घर में जाके जैसे ही मैं खड़ी करता हूँ, मैंने वॉल चार्जर लगाया हुआ है, सही है। जो 220 वोल्ट घर की नॉर्मल उस पर होता है। सही है। क्योंकि मेरा घर सारा सोलर पे है, तो इसलिए मुझे वो प्रैक्टिकली फ्री पड़ रहा होता है। उसमें मैं रात को लगा देता हूँ, या जिस दिन सुबह भी चार्ज होती है, जाहिर है सुबह सूरज निकलने से मेरे ऑफिस जाने तक को 5-6 घंटे आजकल तो होते हैं। ठीक है। तो और वो- चार्जिंग टाइम इसका कितना है? ये 5 घंटे में चार्ज हो जाती है तकरीबन, मगर इसको थोड़ा सा तेज़ भी किया जा सकता है। मेरी रिक्वायरमेंट इतनी थी तो मैंने बट अगेन कंफर्टेबली आप ओवर द नाइट इसको हाँ, चार्ज बड़े कर आराम सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि ये ओपन है, तो इससे कोई फर्क नहीं, ये पड़ता? ओपन नहीं, ये था क्लोज ही था। इसका लिड कहीं गिर गया है, वो मैं दोबारा बना के लगा दूंगा, ठीक है। वो या मार्केट से लेके इसका लगा दूंगा। ये ओपन नहीं होता ना। अगर इसका हम बोनेट ओपन करें तो ये वायर किधर जा रही है? यहाँ से ये निकल रही है और बिल्कुल इंजन से दूर है ये। ठीक ये है। तार इधर से होके ये यहाँ से कैबिन के अंदर चली जाती है। ठीक है। और तो कैबिन के अंदर मैं आपको दिखा देता कैबिन के अंदर से होते हुए पीछे वो हाँ, कंट्रोलर में कंट्रोलर में तो जो मेजर जो इसका सारा कंट्रोलर है वो इसकी डिग्गी में है, तो अब वो बेसिकली चेकआउट करते हैं कि वो जो सामने से तार आ रही है वो ये तार है, और इससे सिंपली बैटरी को कनेक्ट किया गया है थ्रू फ्यूजेस। वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हो भी तो सिंपल ये फ्यूज़ उड़ जाते हैं, और चूँकि ये काफ़ी स्लो चार्जिंग है इसलिए ये इतना डेंजरस भी नहीं है। अगर वो शॉर्ट भी हो जाए वहाँ से तो सिंपली ये फ्यूज़ ब्लो कर जाते हैं। ये 2 बैटरीज रखी हुई हैं जो कि स्टैंडर्ड सोलर की जो मार्केट में कॉमनली ऑफ द शेल्फ अवेलेबल हैं। 100 एम्पेयर आर 51.2 वोल्ट की 2 बैटरीज रखी हुई हैं, जिसका कंबाइंड स्टोरेज जो है नई बैटरी का तकरीबन 10.4 किलोवाट आवर होता है। ये कंट्रोलर टोटली होम डिज़ाइंड है कह लें आप, और ये इस बैटरी की पावर को यूज़ करते हुए इंटरनल हाइब्रिड बैटरी को चार्ज करता है। और हाइब्रिड बैटरी से इंटरनल सिर्फ ये 2 तारें आ रही होती हैं, जो कि मिनिमम इन्वेसिव कनेक्शन है बैटरी के साथ। इंजन के कंप्यूटर को बिल्कुल ही मालूम नहीं होता कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ कनेक्ट हो गई है। उसको बस ये फील होता है कि हाइब्रिड जो इंटरनल बैटरी है वो डिस्चार्ज नहीं हो रही, बहुत स्लो हो रही है या हो ही नहीं रही। इसका जो कनेक्शन है वो हाइब्रिड सिस्टम में कहाँ पे जाके मतलब कि पैरेलली जो है वो कनेक्ट होता है? इसमें एक हाई वोल्टेज बस होती है जो कि इंटरनल हाइब्रिड सिस्टम से निकल के एयर कंडीशनर को जो पावर जा रही होती है, सही है। उसी पावर बस के पैरेलल में ही ये कनेक्ट हो जाता है। मिनिमम इन्वेसिव वही बोल्ट्स खुलते हैं और इसके कनेक्टर उसी पे लग के वहीं पे टाइट हो जाते हैं। बस ठीक है। 5 मिनट के अंदर कनेक्शन। ओके, अगर आपने इन फ्यूचर इसको ही बैटरीज को अगर अपग्रेड करना है तो वो कोई इस कंट्रोलर में भी चेंजेस होंगे या सिर्फ नई बैटरीज कनेक्ट हो जाएंगी? नहीं, कंट्रोलर में कोई चेंज नहीं है, सिंपली ये बैटरीज उतार के दूसरी बैटरी लगा दी। अगर ये इन सिटी 40-45 की रेंज दे रही है तो मेरे ख्याल से ऑन हाईवे दिस सिस्टम इज़ नॉट। नहीं, हाईवे के लिए ये सूटेबल है ही नहीं है, बिकॉज के एक तो हाईवे पे जैसे ही आप 60-65 से ऊपर जाएंगे हाइब्रिड सिस्टम वैसे ही जो है वो बाईपास हो जाता है और पेट्रोल पे चलना शुरू होती है गाड़ी। दूसरा, बाय द टाइम आप सिटी से निकलेंगे आपकी बैटरी जो है वो अगर आप शहर के बहुत अंदर रह रहे हैं तो आधी से ज़्यादा तो बैटरी डिस्चार्ज। हाँ, वो आप टोल प्लाजा तक पहुँचते बैटरी तो ख़त्म कर लेंगे। सिटी ड्राइव के लिए टोटली। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर इसी सिस्टम को अगर आपने करना हो फॉर हाईवे यूज़ तो इसमें क्या अपग्रेडेशन होगी? नहीं, नॉट इन दिस कार, बिकॉज कि इसका जो मोटर इलेक्ट्रिक मोटर बिल्ट इन है वो इतनी पावरफुल नहीं है कि वो आपको 60 से ऊपर लेके जा सके। सही है। सो मे बी इन एक्वा एंड प्रियस या इस किस्म की कोई और गाड़ी, इवन निसान नोट जिसका 85 किलोवाट की मोटर है, उस टाइप की गाड़ियों में यस यू कैन पुट अ बिगर बैटरी एंड यू कैन कीप ऑन रनिंग द ठीक है। इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, तो इसमें कोई अपग्रेडेशन का आपका कोई प्लान? इसको सिर्फ साफ करना है थोड़ा सा, बिकॉज कि ये प्रोटोटाइप सा लग रहा है, काफ़ी इसमें तारों का गुंजल है। ठीक है। और ये बॉक्स इसका थोड़ा सा इंट्रूसिव सा है,
इसको सिर्फ क्लीन अप करना है। तो मेरा आइडियल ये था कि इससे हाफ हाइट की बैटरीज हों, सही है। और ये बैटरीज जब साइड पे लगें तो कंट्रोलर सिर्फ उस जगह पे आ जाए, जो कि आ सकता है अगर प्रॉपर्ली डिज़ाइन किया हो। तो इरफान साहब, मैं देख रहा हूँ इसके अंदर भी एक कंट्रोलर लगा हुआ है, और इसकी थोड़ी सी अगर ड्राइव भी कर लें जी, तो बाकी ज़रूर। चीज़ें अंदर बैठ के डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्टअप वगैरह सब कुछ इट इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल। जी बिल्कुल, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। ठीक है। अच्छा, अब ये कंट्रोलर जो यहाँ पे लगा हुआ है, एक तो एलसीडी स्क्रीन आ गई है और एक नीचे यहाँ पे भी कंट्रोलर है, जी। तो इसका क्या मसरफ है? ये बेसिकली तो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है, ठीक है। कंट्रोल सारा कुछ उसी में ही है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि क्या इस वक्त स्टेटस है, और यहाँ से आप इसको स्टॉप कर सकते हैं अगर कभी चाहें किसी वजह से भी। ठीक है। तो इसकी जो डिफरेंट रीडिंग्स आ रही हैं, ये क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें रीडिंग्स इस तरह है कि ये इसका थ्रॉटल लेवल है, जो कि इंटरनल यूनिट्स हैं, जो कि मशीन लैंग्वेज यूनिट्स कह लें आप इनको। ठीक है। ये जो है ये हाइब्रिड वोल्टेज, जो हाइब्रिड बैटरी के जो वोल्टेज हैं ये वो दिखा रहा है। ठीक और है। ये इसके कंट्रोलर के आउटपुट वोल्ट्स भी हैं। ठीक है। यहाँ पे ये पावर दिखाता है कि कितनी पावर ये यूनिट जो है ना वो इंटरनल बैटरी के अंदर पंप कर रहा है। सही है। ये उसका कंट्रोलर का टेम्परेचर है। ये नीचे ट्रिप टाइम आ गया। ये जो सोलर बैटरी है ये उसके वोल्ट्स हैं, जो 106 अभी आ रहे जी हैं। 106 वोल्ट हैं। ये भी, ये और ये सेम चीज़ है, जरा बड़ा करके दिखाया हुआ है। ठीक और है। ये नीचे एम्प्स हैं, उसके कितने एम्पेयर्स ये दे रहा है। ठीक है। और ये इसका स्टेटस है, रिले का स्टेटस, वो भी एक इंटरनल मेरी अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है। तो अब इसको चलाते हैं और देखते हैं कि अच्छा, एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये कूलिंग फैन की आवाज़ है पीछे। ये आवाज़ काफ़ी ज़्यादा इसलिए है कि पिछले दिनों गर्मी ज़्यादा थी, तो ये टेम्परेचर इसका ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने इस पर एक्स्ट्रा लगाया है। मगर है। ये ज़रा नॉइजी किस्म का फ़ैन लग गया है, इतनी आवाज़ होगी नहीं इसकी। एक्चुअली ब्लोअर टाइप फैंस जो आते हैं ना, ये नॉर्मल प्रोपेलर टाइप फ़ैन लगा हुआ है। जो ब्लोअर टाइप आते हैं उनकी आवाज़ लो स्पीड पे काफ़ी कम होती है, वो बिल्कुल ही नॉइजलेस से ही फील होती है। बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम दिखा सकें तो जो किलोमीटर पर लीटर है दैट इज़ ब्लैंक, वो सिस्टम बिल्कुल इसको ईवी पे चला रहा है, तो कुछ भी वहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है। उसके अलावा जो इसका मोड चेंज और सब कुछ, नथिंग इज़ इफेक्टिव ड्यू टू दिस। जी, इसकी वजह से कोई चीज़ नहीं चेंज हो रही, कोई चीज़ इफेक्ट नहीं हो रही, बिल्कुल नॉन इन्वेसिव है। इंजन के कंप्यूटर को पता ही नहीं लगता कि कोई चीज़ लगी हुई है। ये इंजन किक इन किया है बिकॉज के इंजन अभी वो नहीं है, गर्म नहीं है। तो ये 50 डिग्री पे कम से कम लेके जाता है इसको, और फिर ये हाइब्रिड सिस्टम किक इन करता है, क्योंकि उससे पहले ये इंजन को ऑफ नहीं करेगा। अब ये कर गया है। अच्छा, ये बेसिकली आइडिया ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, कि आपको कहाँ से वो हुआ था कि यार ये मैंने करना है अपनी गाड़ी के साथ? देखिए, मैंने एनर्जी के साथ मेरा बड़ा पुराना रिलेशन है। मैंने फैक्ट्रीज़ में भी बहुत सारे सिस्टम लगाए हैं एनर्जी सेविंग और एनर्जी कंजर्वेशन के। घर पे मैंने, मेरा ख्याल आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट यूज़र्स। मुझे कुछ 14 साल हो गए हैं सोलर यूज़ करते हुए, जबकि पाकिस्तान में किसी को पता भी नहीं था। तो मैंने अपना घर पहले कम्प्लीटली बिल फ्री किया था। तो मुझे ये भी था कि गाड़ी चूँकि उसमें ये सिस्टम मौजूद है, तो दे मस्ट बी अ वे कि हम इसको एक्सटेंड कर सकें किसी तरह। मेरी हमेशा से फेवरेट गाड़ी जो है वो प्लग इन हाइब्रिड ही रही है, मगर चूंकि वो इतनी महंगी है तो मेरी तो सख्त से बाहर थी हमेशा से। तो मैंने कहा कि इसी को कन्वर्ट करता हूँ फिर मैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसकी पूरी कॉस्ट क्या आपको आई हुई है जब आपने इसको किया था? देखिए, इनिशियल डिज़ाइन में जो हमने चीज़ें जलाई और चीज़ें फेंकी, वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो शुरू में होता है। ऑल्दो इतनी ज़्यादा उस पर भी कॉस्ट नहीं, ट्रायल एंड एरर जो था। मगर ये है कि जो फाइनल सिस्टम है वो कंट्रोलर इसका सिर्फ 1.5 लाख रुपए कॉस्ट करता है। सही है। और बैटरीज आप 3 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं, छोटी बैटरी 4 लाख की भी लगा सकते हैं। 4 लाख से ऊपर लगाने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि वो इतनी, अनलेस कि आपने हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा चार्ज करनी हो। ये आपने गाड़ी कब खरीदी थी और गाड़ी की क्या कॉस्ट है? गाड़ी तो मैंने ये 2017 में ख़रीदी थी, 2018 में ख़रीदी थी, और उस वक्त सिर्फ 17 लाख की थी ये। ठीक है। तो आपको वैसे गाड़ी भी काफ़ी नॉमिनल प्राइस में पड़ी हुई, और हाँ, उस वक्त तो बहुत सस्ती। और ये कितनी आपने गाड़ी चला ली थी तो उसके बाद ये? मैंने 40,000 किलोमीटर चली हुई थी तब ये लगाया था सिस्टम, और तकरीबन 92-93 हज़ार चल गई थी जब मैंने ये सिस्टम लगाया। और अब जो है वो मेरा ख्याल है 1,15,000 चल गई है, 1,16,000। तो शुरू के 3-4 हज़ार किलोमीटर कह लें कि वो एक्सपेरिमेंटेशन में यूज़ किए। सही है। तो ये इस पे मेरा ख्याल है कि मैं 8-1 हज़ार किलोमीटर तो चला चुका हूँ डेफिनेटली। ड्यूरिंग द ट्रिप अगेन मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ अपने लिए, कि आपकी अगर ये बैटरी डिप्लीट हो जाती है पिछली, तो ये दोबारा से एक बिल्कुल जो है बेसिक होंडा फिट बन जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि ये सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है अगर बैटरी जो है वो लो हो जाए, तो ये अपने आप को शट ऑफ कर देता है। आगे जो इसमें आप अपग्रेडेशंस करना चाह रहे हैं,
उसकी क्या एक कॉस्ट आपकी माइंड में है कि क्या और खर्चा आएगा इस पर? बहुत कम, बिकॉज के सिर्फ इसकी थोड़ी सी लुक्स चेंज करनी है, इसकी वायरिंग वगैरह थोड़ी सी क्लीन अप करनी है, इसका साइज़ थोड़ा सा और छोटा करना है कंट्रोलर का। ठीक है। और मेरे ख्याल से जो वो प्लग इन वाला हाँ, प्लग का बिल्कुल चार्जिंग पोर्ट इसकी ज़रा प्रॉपर बना देनी है। इसकी कोई कमर्शियल एप्लीकेशन है इन द फ्यूचर? देखिए, मैं तो चाहूँगा कि लोगों की मैं हेल्प करूँ। लोग अगर कोई करना चाहता है इसको अपने तौर पे, तो मैं डिज़ाइन प्रोवाइड कर सकता हूँ। मेरा उस तरह का इसमें ये वजह नहीं है कि मुझे कोई फाइनेंशियल इसमें इंटरेस्ट है कि मैं इससे पैसे कमाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ ज़रा लोग इससे फ़ायदा उठाएं, और अगर मैं उसमें हेल्प कर सकता हूँ तो आई एम रेडी टू डू दैट। इसकी मेंटेनेंस जनरली आप कहाँ से कराते हैं और क्या खर्चा आता है उस पर? मेंटेनेंस इसकी को ख़ास तो है कोई नहीं। होंडा की अपनी जो सर्विसेज हैं उनके पास मैं एक दफ़ा लेके गया था, तो उन्होंने तो इनकार कर दिया था कि हम ये जो गाड़ी हमने नहीं इम्पोर्ट की, हम नहीं करते इसकी। सही है। तो मार्केट से ही करवाते हैं, और सिंपली ऑयल चेंज करवाया, फिल्टर्स चेंज करवाए, और जनरल को चेकअप करवा लिया, कंप्यूटर लगवा लिया, इसको चेक कर लिया कि कोई इसमें कोई और फॉल्ट तो नहीं रिकॉर्ड। और कोई मेजर कोई फॉल्ट्स आपको पता हो या अभी तक आपने फेस की हो होंडा फिट में? सस्पेंशन इसकी थोड़ी सी सेंसिटिव है। मैं 2 दफ़ा इसकी सस्पेंशन रिपेयर करवा चुका हूँ। एक दफ़ा तो इस वजह से कि पानी बहुत ज़्यादा है, तो ये थोड़ी सी गाड़ी नीची है, तो मैंने इसकी सस्पेंशन 3-4 इंच ज़रा थोड़ी सी ऊपर करवाई थी, ज़रा स्टिफ किस्म के स्प्रिंग्स लगवाए थे। ठीक है। मगर सस्पेंशन मुझे लगता है कि थोड़ी सी इसकी इम्प्रूवमेंट मांगती है। ठीक है। तो क्या खर्चा क्या आया था इसका, अगर आप कुछ भी पूरा नहीं। सस्पेंशन को? पहली दफ़ा मेरा ख्याल है 6-7 हज़ार रुपये पहली दफ़ा, कुछ 6-7-8 हज़ार रुपये दूसरी दफ़ा। बस। अच्छा, तो ये तो काफ़ी मतलब कि नॉमिनल है अभी तक इसका एक तो AC डैमेज हुआ है एक दफ़ा। अच्छा। और उसका कंप्लीट कंप्रेसर, इसका वेपरेटर और कंडेंसर, तीनों चीज़ें चेंज करवाई थी। वो टोटल मुझे कोई 2 लाख रुपए का खर्चा आया था। हाइब्रिड AC का कंप्रेसर काफ़ी महंगा होता है। ओके। और वो क्यों हुआ था, उसका रीज़न क्या था? रीज़न कह रहा था कि जी आपने गैस जो है वो लोकल डलवाई थी, जिसकी वजह से इसके जो सील्स हैं वो ख़राब हो गई हैं। अच्छा, मतलब कि बेसिकली सिस्टम लीकेज हो गया था। सिस्टम लीक तो खैर हो जाता है, वो तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, मगर ये जो इसमें R34 गैस आती है ना, इसमें बहुत 2 नंबरी है। हाँ, वो तो है, वो तो है। सुना है कि जो इसमें अगर आप गैस 2 नंबर डालें तो वो कंप्रेसर के सील्स को डैमेज करती है, तो शायद ये वजह थी। उसने तो यही बताया था। इरफान साहब सर, थैंक यू सो वेरी मच। आपने आज टाइम निकाला और आप हमारे व्यूवर्स के साथ और हमारे साथ ये आपने सब इन्फॉर्मेशन शेयर की और अपना ये पैशन प्रोजेक्ट जो है ये भी शेयर किया। और लेट्स सी कि अब आप इसकी और क्या अपग्रेडेशंस करते हैं, तो अगर इसमें और कोई और मेजर इनोवेशन आएगी तो अगेन हमें खुशी होगी कि हम आपको दोबारा से फीचर करें अपने चैनल पे। और थैंक यू सो वेरी मच आपका। व्यूवर्स, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करना बस ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।